युवराज के इस ऐलान के बाद रूही के दिल और दिमाग पर यमन का एक डर सा हावी हो गया था। यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। शामियाने से बाहर आते हुए उसकी नजरें वहाँ मौजूद लोगों पर थीं। सारे लोग सिर्फ उसकी ही बातें कर रहे थे। वो घबराते हुए उस शामियाने से बाहर जा रही थी। बाहर उसका परिवार वापस घर जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी रूही को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा तो एक सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। रूही के कदम डर के मारे तेज हो गए। आखिर कौन था वो इंसान जो उसका पीछा कर रहा था? कहीं वो यमन के आदेश पर तो ऐसा नहीं कर रहा था। हड़बड़ाहट में रूही के कदम डगमगाने लगे। जैसे तैसे वो राजमहल से बाहर निकली। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने एक राहत की सांस ली, रूही को एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, कुमारी रूही। रूही ने तुरंत पलट कर देखा कि वो सैनिक जिससे वो दूर भाग रही थी उसके सामने खड़ा था। उस सैनिक ने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नर्रई के राजकुमार ने भेजा है विवाह के प्रस्ताव के साथ। उन्हें आप बहुत पसंद आ गई हैं। पर सच मानिए तो ये विवाह का प्रस्ताव आपके लिए जीवन दान है। युवराज यमन जैसे खतरनाक शासक से सिर्फ ये प्रस्ताव ही आपको बचा सकता है। सोच में डूबी रूही ये जानती थी कि इस आदमी की बात में सच्चाई थी। थोड़ी देर पहले ही रूही ने यमन का ऐसा खतरनाक रूप देखा था जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। लेकिन यमन से दूर जाने के लिए उसे अपने परिवार से भी दूर होना पड़ेगा। इस बात से परेशान रूही कुछ नहीं कह पाई। उसे परेशान होता देख सैनिक ने आगे कहा, आपके लिए ये निर्णय बहुत आसान होना चाहिए। उम्मीद है आप हाँ कहेंगी। मैं जल्दी आपको लेने आऊंगा। हम खुफिया रास्ते से आपको और आपके परिवार को यहाँ से ले जाएंगे। ये कहने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला गया। तभी उसके माता पिता ने उसे देख उसे चलने के लिए पुकारा। रूही बग्घी में बैठ गई। उस प्रस्ताव के बारे में सोचते सोचते रूही को पता ही नहीं चला कि कब वो और उसका परिवार बग्घी से वापस घर आ गए। मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने के बाद रूही और विभा सोने की तैयारी में जुट गए। हर रात की तरह आज की रात भी सोने से पहले आईने के सामने बैठी विभा ने अपने बाल संवारे। कंघी रखने के बाद उसने आईने में देखा कि बिस्तर पर लेटी रूही किसी सोच में डूबी हुई थी। विभा ने सवाल किया, क्या लगता है तुम्हें? युवराज ने तुम्हारे लिए ऐसी बात क्यों कही? रूही ने कुछ सोचकर विभा की तरफ देखा और जवाब दिया, सच बताऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज ने ऐसा क्यों किया और वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। महल से निकलते वक्त जब तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे तब एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि अगर मैं उसके राजकुमार से शादी कर लूं तो वो मुझे युवराज से बचा लेगा। शामियाने में जब यमन ने रूही का नाम लिया था विभा भी वहाँ मौजूद थी। बहन होने के बावजूद विभा ने कभी रूही का भला नहीं चाहा। आज जो हुआ उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि युवराज रूही को पसंद करने लगा है। वैसे भी इतना सज धज के जाने के बाद भी कल किसी राजकुमार ने उसे पसंद नहीं किया। रूही की बातों में उसे एक उम्मीद की किरण दिखी, अपनी रानी बनने का सपना पूरा करने की उम्मीद। रूही के लिए एक छोटी चिंता जताते हुए उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने भी देखा था कि युवराज ने किस तरह से तुम्हारा जिक्र किया था। हो सकता है वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा ना हो। रूही मेरी बात मानो, तुम नगर छोड़ दो। मैं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन तुम्हें इतना अच्छा रास्ता मिला है युवराज से दूर जाने का, तो सोचो मत और चली जाओ। वैसे तो रूही किसी की बातों में नहीं आती थी, पर उसे अपनी बहन विभा पर पूरा भरोसा था। उसके षड्यंत्र से अनजान रूही को अब लगने लगा था कि उसके लिए यही एक अच्छा रास्ता है यमन से बचने का। उसे बेहद परेशान देखकर विभा ने एक मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी जब तुम्हारे लिए राजकुमार लड़ रहे थे? विभा के इतना पूछते ही पहले से बेचैन रूही को फिर वो डरावना पल याद आ गया। वही खौफनाक अंधेरा, वही डरावना चेहरा और वो खून सी लाल आंखें। उसकी हिम्मत नहीं थी
विभा को उस खौफनाक मंजर के बारे में बताने की। रूही ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, कल बात करें, अभी सिर भारी लग रहा है। इतना कहकर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर विभा को मन ही मन लगने लगा कि रूही पर उसके शब्दों का काला जादू तो चल चुका था, लेकिन एक सवाल उसके मन में अभी भी खटक रहा था कि आखिर रूही शामियाने से गई कहाँ थी। ये सोचते सोचते उसने मोमबत्ती को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद रूही की नींद खुली। वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि रसोई की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। वो सहमे कदमों से घर से बाहर निकली। उसे वो शख्स अंधेरे में गुम होते नजर आ गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी हिम्मत करके वो उस तरफ गई जिस तरफ वो शख्स गया था। धीरे धीरे वो इतना आगे निकल आई कि वो कब राजमहल पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक ही उसने उस शख्स को राजमहल में घुसते देखा तो वो भी फुर्ती से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वो राजमहल के अंदर गई, वो शख्स फिर से गायब हो गया। उसे आसपास कोई पहरेदार भी नहीं दिखाई पड़ा। बढ़ती धड़कन और कड़ाके की ठंड के बीच उसने महल के अंधेरे गलियारे में चलना शुरू किया। चलते चलते उसने ध्यान दिया कि थोड़ी ही दूरी पर एक बांसुरी बज रही थी। ठंड के मारे कांपती रूही ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। आखिरकार रूही उस कमरे तक पहुंच गई जहाँ से बांसुरी की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था और जरा सा जोर देने पर वो दरवाजा खुल गया। रूही को उस अंधेरे कमरे में बड़ी सी खिड़की से आती चांदनी में बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी दिखा। उसने उस आदमी की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक ही उसे एहसास हुआ जैसे वो उस इंसान को जानती हो। वो एक कदम पीछे हट गई। शख्स और कोई नहीं, युवराज यमन था। डर के मारे जैसे ही वो वहां से जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और बांसुरी बजना बंद हो गई। तभी एक आवाज आई, आपको क्या लगा रूही? हमने आपको देखा नहीं। ये सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। कमरे में चारों ओर नजरें घुमाने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। रूही डर के मारे कपकपाने लगी। उसके पैर ठंडे पड़ने लगे। रूही जानती थी कि वो नुकीले नाखूनों वाला खुरदुरा से महसूस होता हाथ यमन का था। कपकपाती रूही उस हाथ को झटक कर उससे बहुत दूर जाने की कोशिश में भागने लगी। दरवाजे की ओर भागते भागते उसे एक शैतानी हंसी सुनाई दी। हमसे भागकर कहाँ जाओगी? महल में यमन की आवाज उस शैतानी हंसी के साथ गूंजने लगी। रूही और तेज भागने लगी और अचानक ही बड़ी जोर से एक शख्स से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। अपने होश संभालकर जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने फिर से यमन खड़ा था। उसकी चीख निकल गई और तभी एक झटके के साथ रूही की आंख खुली। वो हाँफ रही थी। उसे अपना तेज धड़कता दिल महसूस हुआ और उसका गला भी डर के मारे पूरी तरह सूख चुका था। उसे ये विश्वास करने में थोड़ा समय लगा कि महल के अंदर का वो खौफनाक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। कमरे में फैले अंधकार के बीच रूही ने बिस्तर के बगल में रखे गिलास से 2 घूंट पानी पिया और अपनी बहन की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। अपने आप को शांत कर रूही फिर एक बार नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन जब रूही की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा परिवार रोज के कामों में वापस जुट गया था। पिताजी अपना लकड़ी का काम संभालने के लिए चले गए थे। विभा अपनी सहेली के यहाँ गप्पे लड़ाने चली गई थी और अब घर पर सिर्फ माँ और रूही थे। घर की सफाई करते हुए रूही कल रात के सपने के बारे में सोचने लगी। उस सपने की वजह से अभी भी उसके मन में एक दहशत थी। तभी उसकी माँ कमरे से एक साड़ी लेकर आई और उन्होंने रूही के सामने रख दी और कहा, रूही लाओ सफाई मैं कर देती हूँ, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? ये 2 जगह सिलाई की जरूरत है। हिमेर की दुकान जाकर इसे सिलवा दो। ये लो पैसे। हिमेर का नाम सुनते ही रूही के बुरे ख्याल कुछ समय के लिए गायब से हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। उसने तुरंत साड़ी उठाई और निकल पड़ी हिमेर की दुकान की तरफ। घर से निकलते वक्त रूही अपने चेहरे की मुस्कान को रोक नहीं पाई। वैसे भी वो हिमेर से मिलने का बहाना ढूंढती रहती, पर आज उसकी माँ ने ही उसे हिमेर के पास भेज दिया। रूही की माँ ये जानती थी कि उनकी बेटी को हिमेर पसंद था।
वैसे तो रूही ज्यादा कहीं नहीं जाती थी, पर जब भी माँ हिमिर की दुकान जाती तो वो उनके साथ जाने की जिद करती थी। रास्ते में चलती रूही बाजार से होते हुए निकली, तभी उसकी नजर बाजार में घूम रहे राजमहल के पहरेदारों पर पड़ी। उन पहरेदारों में से एक ने रूही को देखा और दूसरे पहरेदार को भी देखने का इशारा किया। रूही उन्हें देखकर घबरा गई और उसने अपने कदम तेज कर लिए। उसके दिमाग में उस सैनिक के शब्द गूंजने लगे जो उसे शामियाने के बाहर मिला था। उसने कहा था, अपना निर्णय इस महल के पहरेदार को बता दीजिएगा, वो संदेश हम तक पहुंचा देगा। रूही को लगा कि कहीं वही पहरेदार उसका पीछा करने तो नहीं आए, कहीं नरई के राजकुमार ने तो इन्हें ऐसा करने को नहीं कहा, या फिर यमन ने। पहरेदारों की नजरों से बचती बचाती रूही आखिरकार हिमिर की दुकान पर पहुंच गई। दुकान के सामने खड़े होकर उसने आसपास देखा कि कहीं कोई पहरेदार उसका पीछा करते हुए हिमिर की दुकान पर तो नहीं आ गया। दूर दूर तक पहरेदार ना दिखने पर उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर वो दुकान के अंदर गई। अंदर उसने देखा कि हिमिर किसी और की नाप ले रहा था। पहले इस बात से रूही को थोड़ी जलन हुई, लेकिन ये हिमिर का काम था, इसलिए उसने सोचा थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। जब हिमिर ने उस औरत का नाप ले लिया तब उसकी नजर दुकान में घूमती रूही पर पड़ी। इस दौरान रूही दुकान में रखे बाकी कपड़ों को देख रही थी। हिमिर ने हैरानी के साथ पूछा, रूही आप यहाँ? बताइए कैसे याद किया इस नाचीज को? हिमिर की आवाज सुनते ही उसने पलट कर जवाब दिया, सिलाई करवानी थी साड़ी में। ये कहते ही वो हिमिर के पास आकर उसे साड़ी दिखाने लगी। हिमिर भी गौर से साड़ी को देख रहा था। इस दौरान हिमिर को देखते हुए रूही की मुस्कान बरकरार थी। साड़ी देखते हुए हिमिर ने अचानक से कहा, एक बात बोले रूही, आपने कल शामियाने में जो पहना था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रूही ने आंख के पास आते बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जी शुक्रिया। दोनों मुस्कुराते हुए सामने वाले के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। रूही को लगा शायद उसे अपनी परेशानी हिमिर को बता देनी चाहिए, पर वो झिझक रही थी। इतने में हिमिर ने सवाल किया, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? रूही चौंक कर सोच में पड़ गई कि बिना कुछ बोले हिमिर कैसे समझ गया कि कोई बात है जो रूही को परेशान कर रही थी। हिमिर ने रूही को परेशान देखकर उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, इस चार दीवारी के अंदर की बातें इसके अंदर ही रहेंगी। रूही ने हिम्मत करके अपनी बात हिमिर को बताई। कल के बारे में आपको पता चला? ये कहकर रूही ने जब हिमिर के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गुम हो गई। हिमिर ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, जो हुआ वो तो पता चला, पर क्यों हुआ ये नहीं पता। रूही ने डरते हुए कहा, समझ तो मुझे भी नहीं आया, और कुछ लोगों का मानना है कि युवराज काफी खतरनाक है और अगर उनकी किसी पर नजर आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हिमिर ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, ऐसी अफवाहें सुनी तो मैंने भी है, पर हो सकता है ये सब सिर्फ अफवाह हो। ये भी तो हो सकता है कि युवराज एक अच्छे इंसान हो। रूही जानती थी कि हिमिर एक समझदार और अच्छा इंसान था, पर वो उसे कैसे बताती कि जिसे वो अच्छा इंसान मानने को तैयार था, असलियत में वो शायद इंसान ही नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक खूंखार दरिंदा था। रूही के चेहरे पर परेशानी देख हिमिर ने उसे समझाया, मैं जानता हूँ कल जो हुआ उसकी वजह से आप परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, आपका परिवार है आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। ये कहते हुए हिमिर के चेहरे पर मुस्कान वापस आ चुकी थी और उसकी आवाज में झलकता भरोसा रूही को अंदर से मजबूत बना रहा था। पर तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक ग्राहक अंदर आया। ग्राहक ने हिमिर से सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं ये हिमिर कहाँ मिलेंगे यहाँ? ये सुनकर हिमिर ने उस आदमी को देखा और जवाब दिया, जी हिमिर आपके सामने खड़ा है, बताइए क्या काम है? रूही को ऐसा लगा जैसे उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी थी। वो ग्राहक को देखने के लिए पीछे मुड़ी और उसे देखकर उसकी आंखें फटकर बड़ी हो गई और पैर कांपने लगे। वो ग्राहक कोई और नहीं, यमन का दाहिना हाथ सिराज था, जो उसके आदेश पर हिमिर और रूही के बारे में पूछताछ करते हुए यहाँ तक आ गया था। सिराज की नजर भी रूही पर पड़ी। उसे शक तो था कि वो लड़की शायद रूही ही थी, पर चूंकि उसने उस समय रूही को घूंघट में ही देखा था,
इसलिए वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह पाया। पर रूही तो सिराज को अच्छे से पहचान गई थी। वही आवाज, वही चेहरा, महल की वही डरावनी महक। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो जानती थी कि सिराज को युवराज नहीं भेजा होगा, पर उसे हिमिर के बारे में कैसे पता चला? कहीं रूही के कारण हिमिर को कोई खतरा तो नहीं? रूही को अपना जवाब मिल गया था। अगर वो इस नगर में एक पल और रुकी तो युवराज यमन उसका और उसके अपनों का जीवन नरक बना देंगे। पहली बार रूही को इतना डर महसूस हुआ। उसने अब मन बना लिया था, यमन से बचने का रास्ता इस नगर को छोड़ना है, और इस नगर को छोड़ने का एक अच्छा रास्ता उसके सामने था, उस दूसरे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव। तो दोस्तों, कहानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। रूही के घर से कुछ दूरी पर युवराज के महल के अंदर कक्ष के दरवाजे पर खड़ी पहरेदार कड़ी निगरानी रख रहे थे। वहीं कक्ष के अंदर यमन एक ऊंचे चबूतरे पर लगे गद्दीदार सिंहासन पर शराब का ग्लास हाथ में लिए बैठा हुआ था। एक दासी उनके सिंहासन पर बैठी उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसके सामने 4 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक सिंहासन के सामने अपने घुटनों पर बैठा यमन को समझाने की कोशिश कर रहा था। युवराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो अफवाहें सुनी हैं वो सब झूठ है। उस आदमी ने अपना सिर झुकाकर युवराज को समझाने की कोशिश की। मौत के सामने मिमियात एक जानवर की तरह उसने यमन से गुजारिश की, मेरी बात मानिए, मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उस आदमी के पीछे खड़े कुछ आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अपनी बात कहकर जैसे उस आदमी ने अपना मुंह ऊपर किया, उसने देखा यमन की लाल आंखें उसे ही देख रही थी। डर से उस आदमी की आंखें और बड़ी हो गईं। गद्दी पर बैठे शराब की चुस्की लेते हुए यमन ने कहा, बहुत दुश्मन बनाए होंगे आपने, जो ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं। इस पर उस डरे हुए आदमी ने कहा, युवराज, मैं कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। कोई आपके खिलाफ जाकर, मुझे अपनी और अपने लोगों की जान बहुत प्यारी है। ये सुनकर यमन मुस्कुराया और उसने निडर होकर अपनी तलवार से उस आदमी की रस्सी काट दी जिससे वो बंधा हुआ था। उसने उस आदमी को माफ करते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ दोबारा आपको समझाना ना पड़े, क्योंकि अगली बार हम समझाएंगे नहीं। ये कहकर यमन मुस्कुराया और अपनी बात आगे कही, पर कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि ये अफवाहें निकलती कहाँ से हैं? ये पूछते हुए यमन की लाल आंखें उस आदमी पर गड़ी हुई थी। उसने अपनी उंगली ग्लास के किनारे घुमाते हुए उस आदमी से पूछा, क्या आपके मन में कभी नहीं आता ये सवाल? लाश छुपाने जैसे संगीन आरोप आखिर आते कहाँ से हैं? युवराज की खौफनाक आंखों को घूरते हुए उस बूढ़े आदमी ने हड़बड़ाते हुए यमन को भरोसा दिलाने की कोशिश में कहा, युवराज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब दुश्मनों की साजिश है। मैं इस तलवार की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। आप तो जानते हैं कि हम कितने वफादार हैं। ये सुनकर यमन ने अपनी सोच को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि आप कितने वफादार हैं। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाकर सैनिकों को इशारा किया और 2 सैनिक अंदर आकर उन 4 आदमियों को कैदखाने की तरफ ले गए। जाते हुए उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर यमन भी मुस्कुराया। उन लोगों के कक्ष से जाने के दौरान सिराज ने देखा कि यमन ने उन लोगों को कैद में भेज दिया था, जबकि वो तो और बड़ी सजा के हकदार थे। यही सोचता हुआ सिराज सीधे यमन के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने सिंहासन पर बैठे यमन से कहा, हमने उस जासूस को पकड़ लिया है जो इन लोगों के साथ मिलकर बगावत की तैयारी कर रहा था। उसने सच उगल दिया है युवराज। इन लोगों की नजर आपकी गद्दी पर थी। यमन ने ग्लास से एक घूंट लिया और धीमी आवाज में बाकी सैनिकों से कहा, मेहमानों का खास ध्यान रखा जाए। और युवराज के शब्दों में इसका मतलब था अंधेरी काल कोठरी में देशद्रोहियों को बांधकर उन पर तब तक गोली बरसाना जब तक वो अपना दम न तोड़ दे। देशद्रोहियों की खबर युवराज को देने के बाद सिराज ने यमन से दूसरी बात कही, युवराज,
मुझे उस लड़की और उस आदमी के बारे में भी पता चल गया है। ये सुनकर यमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यमन ने जब से रूही को देखा था तब से उसके दिन रूही के बारे में सोचते हुए ही बीत रहे थे। उसकी पायल की झनक, उसके वो खुले बाल, वो सादगी भरी आवाज। जितना ज्यादा यमन उसके बारे में सोच रहा था उतना ही वो उसे चाहने लगा था। वो उसे किसी भी कीमत पर पाने को तैयार था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब यमन को कोई लड़की पसंद आई हो, मगर रूही के साथ जो महसूस किया उसमें कुछ अलग बात थी। उसने अपना सिर पीछे किया और अपने निचले होठ को अंगूठे से छूते हुए कहा, क्या पता चला तुम्हें रूही के बारे में? यमन की उत्सुकता देख सिराज ने बिना देरी किए बताना शुरू किया। माता पिता के अलावा उसकी एक बहन भी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। वो भी उत्सव में आई थी पर किसी राजकुमार ने उसे चुना नहीं। उनके पिता लकड़ी के छोटे से व्यापारी हैं जो बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं और पूरा परिवार नगर के एक छोटे से घर में रहता है। उनके पास आने जाने का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए वो उत्सव में किराए की बग्घी से आए थे। उस रात रूही को किसी आदमी से मिलता देख यमन ये जानने को बेताब था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसका रूही से क्या रिश्ता था। यमन ने सिराज को देखते हुए उससे सवाल किया, और वो आदमी? सिराज ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसका नाम हिमिर है। बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान लगाता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सोचते हुए यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बग्घी तैयार करो सिराज। सिराज ने देखा कि कैसे युवराज के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि यमन की मुस्कान के पीछे उसकी कोई गहरी चाल थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। यमन ने अपनी चाल से पर्दा उठाते हुए सिराज को देखने के लिए अपना सिर घुमाकर उससे कहा, रूही के परिवार को दावत का न्योता भेजा जाए। इतना कहकर युवराज ने दासी की जांघ से अपना पैर हटाया और खड़े होकर अपनी बात पूरी की। और हाँ, ये लिखना मत भूलना कि अगर वो इस न्योते को ठुकराते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। सिराज समझ गया था कि यमन रूही के पिता से सीधे उनके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। उसने न्योता भेजने से पहले युवराज से पूछा, आप दावत कब रखना चाहेंगे? यमन ने कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा, कल दोपहर में। ये कहकर यमन अपने कक्ष से बाहर चला गया। अंधेरे गलियारों से चलता हुआ वो एक कमरे में जा पहुंचा जहाँ एक बड़ी सी खिड़की से चांदनी छनकर आ रही थी। खिड़की के पास एक पुरानी बांसुरी रखी हुई थी जिसे वो बैठकर बजाने लगा। मुस्कुराते हुए यमन ने जब रूही को पहली बार देखा था तो उसने सोचा था कि यह छटपटाहट जो रूही को देखने के बाद आई थी शायद कुछ दिनों में चली जाए, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो उसके बारे में और सोचता गया। उसे अपनी धड़कनें बढ़ती महसूस होती। सालों से ठंडी पड़ी रगों में एक बार फिर उसे गर्म खून बहता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। बांसुरी बजाते हुए उसे याद आया वो पल जब रूही अपना घूंघट छुड़ा रही थी, वो एहसास जिसके कारण उसका शरीर बदलने लगा था और रूही डर के मारे उससे दूर भाग गई थी। तभी एक दासी उसके कमरे में दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसमें शराब का ग्लास रखा हुआ था। उसने यमन से अंदर आने की इजाजत मांगी। युवराज, आपके लिए शराब लाई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने देखा कि युवराज बांसुरी बजाने में लगा हुआ था, इसलिए वो चुपचाप कक्ष के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई उसने यमन की ओर ग्लास बढ़ाते हुए कहा, युवराज, ये आपके लिए। यमन ने ग्लास उठाते हुए देखा कि दासी की आंखें नीचे थीं, पर जैसे ही दासी ने अपनी नजर ऊपर की यमन को उस दासी में रूही की झलक दिखाई पड़ी। ग्लास देकर जैसे ही दासी वहां से जाने के लिए तैयार हुई तो अचानक यमन ने उसकी कलाई पकड़ ली और जुनून के साथ कहा, रूही। इस पर दासी थोड़ा घबरा गई, पर यमन पर महल की सारी दासियां फिदा थी। उसने छुड़ाने की कोशिश की, पर इस तरीके से की कि यमन उसे और करीब ले आए। हाथ छुड़ाने की कोशिश के दौरान यमन ने अपनी पकड़ और तेज कर ली, पर तभी अचानक उसने देखा कि उसने जिसकी कलाई पकड़ी हुई है वो रूही नहीं, महल की एक दासी थी।
ये देखने पर उसने तुरंत उसका हाथ झटका और उसे जाने का इशारा किया, जिसके बाद वो ग्लास से शराब पीने लगा। वो दासी कहीं ना कहीं चाहती थी कि यमन उसका फायदा उठाए, पर वो नाकाम रही, इसलिए चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अगले दिन युवराज के आदेश के अनुसार रूही के परिवार को एक पत्र भेजा गया। दरवाजे पर खड़ी रूही की माँ ने कांपते हाथों से उसे खोला, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आखिर उन्हें महल से पत्र आया क्यों है। छुट्टी के चलते दामोदर दास भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ से पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। प्रिय दामोदर दास, कल महल में हुए उत्सव में भाग लेने के लिए हम आपका और आपकी बेटियों का धन्यवाद करते हैं। हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तारपुर के युवराज आपकी बेटी को देखकर प्रसन्न हुए और सपरिवार आपको महल में दावत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। आशा करते हैं आप कल समय पर दावत के लिए मौजूद रहेंगे। ये सुनकर माँ ने आश्चर्य से पूछा, युवराज ने हमें दावत में शामिल होने के लिए बुलाया है? कमरे में अपनी बहन विभा के साथ खड़ी रूही ने कुछ सोचते हुए पिताजी से सवाल किया। और अगर हम वहां नहीं गए तो? उसके पिता ने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए कहा, आपकी गैर मौजूदगी को देशद्रोह समझा जाएगा और उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी होगी। ये सुनते ही रूही के माथे पर शिकन आ गई। एक रात पहले ही उसने तारपुर से दूर जाने का मन बना लिया था, पर आज ये पत्र शायद उसके इरादों पर पानी फेर थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला था। रूही और विभा पत्र पर एक नजर डालना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने संदेश को अपने कुर्ते की जेब में डालकर अपनी पत्नी से कहा, जिस चीज का डर था वही हुआ। युवराज को हमारी बेटी रूही पसंद आ गई है। रूही के साथ खड़ी विभा ने अपने पिता को टोकते हुए कहा, पर इसमें रूही का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि युवराज मेरी बात कर रहे हो। पिताजी ने विभा की बात मानते हुए उसे सच बताने की कोशिश की। हो सकता है, पर मुझे लगता है वो रूही की बात कर रहे हैं। पर वो जानते थे कि विभा इस बात को मानेगी नहीं। माँ ने पिता के चेहरे पर उदासी देखते हुए कहा, आप उदास क्यों हो रहे हो जी? दोनों में से जिसकी भी बात हो, है तो दोनों हमारी ही बेटियां। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटियों को राजकुमार ने चुना है। इस पर रूही के पिता ने चिंता के साथ कहा, किसी और राजकुमार ने चुना होता तो परेशान नहीं होता। पर युवराज के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। उसकी गिनती खतरनाक राजकुमारों में होती है। पिता की बात सुनकर रूही और परेशान दिखने लगी थी। बेटी को और दुख ना देने के लिए उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, रूही, विभा, तुम लोग जाकर कल की तैयारी कर लो। हम लोग कल महल जाएंगे। इस पर विभा ने मुस्कुराते हुए रूही का हाथ पकड़ा और कमरे में जाते हुए पलटकर कहा, हाँ बाबा। जिस चीज से रूही दूर भागना जा रही थी, वो चीज अब उसके इतने करीब आ गई थी। वहीं विभा को लग रहा था कि उसका तारपुर की रानी बनने का सपना कल शायद सच साबित हो जाए। तभी बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगी। रूही की माँ ने खिड़कियां बंद की, क्योंकि आज उनके पास जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं थी, क्योंकि दामोदर दास बढ़ती उम्र के कारण ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पा रहे थे। माँ ने पिता की उदासी कम करने के लिए कहा, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, पर हमारी स्थिति देखिए। हमारी बेटियों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, वो राजमहल में रहेंगी जहाँ सारे ऐशो आराम है, और सबसे बड़ी बात, वो नगर के पास ही रहेगी, मतलब हमारे पास। इस पर पिता ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, पर तुम अच्छे से जानती हो, रूही किसी राजमहल में रानी बनकर नहीं रहना चाहती। उसे तो बस एक शरीफ, सीधे साधे प्यार करने वाले की जरूरत है। माँ ने पिता को समझाते हुए कहा, जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वैसा प्यार करने वाला रूही के पास पहले से है। यह सुनकर पिता चौंकते हुए बोले, मतलब? जिस पर मुस्कुराती माँ ने उन्हें बताया, वो कपड़े वाला है ना, हिमिर, बाजार के दूसरे छोर पर। ये दोनों बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। ये सालों से देखती आ रही हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। इच्छा तो थी मेरी कि दोनों बेटियों की शादी राजघराने में हो, पर किसी एक का भी महल में विवाह हो जाए
तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। और अगर रूही सादगी भरा जीवन ही जीना चाहती है तो वो ही सही। पिता को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी नन्ही सी परी रूही इतनी बड़ी हो गई कि किसी से प्यार करने लगी। उन्होंने दोबारा सवाल किया, पर इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता? रूही की माँ ने मुस्कुराते हुए उसके पिता को बताया, आज बताने ही वाली थी जी, उतने में ही वो पत्र आ गया। पत्र का जिक्र होते ही पिता फिर मायूस हो गए। अगर युवराज ने उसे चुन लिया तो हम क्या करेंगे? रूही की माँ ने जब उन्हें उदास देखा तो होशियारी दिखाते हुए उनसे कहा, तो युवराज को बता देंगे कि रूही का विवाह पक्का हो गया है और वो विवाह को चुन ले। दामोदर ने अपनी भोली भाली पत्नी को समझाते हुए कहा, युवराज मूर्ख नहीं है, वो सूंघ कर झूठ का पता लगा लेंगे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, तो इस झूठ को सही साबित कर देंगे। कल महल से आते ही रूही और हिमेर का लगन कर देंगे। मजबूरी समझाने पर वो लोग मना भी नहीं करेंगे। फिर एक बार लगन हो जाए तो युवराज को विवाह को ही चुनना पड़ेगा, और अगर नहीं तो उसके लिए और बहुत से रिश्ते हैं, उनमें से कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ लेंगे। अब तो खुश हो जाइए जी। पत्नी के भरोसा दिलाने पर पिता खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वहीं रूही अपने कमरे में विवाह के लहंगा चुनने में मदद करते हुए सोच में पड़ी परेशान हो रही थी। दूसरी ओर विवाह महल जाने के लिए उत्साहित थी। आखिर उसे इस पल का इंतजार बहुत सालों से था, पर अपनी खुशी में वो देख ही नहीं पाई कि रूही कल की दावत को लेकर कितना परेशान थी। रूही को यमन से बचने का रास्ता सिर्फ नर्रई में दिख रहा था। कहीं वो अपने परिवार को मुसीबत में न डाल दे। अगर वो आज रात को भाग जाती है तो कल शायद उसके परिवार को देशद्रोही साबित कर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अगर वो नर्रई नहीं जाती है तो उसे फिर वही डरावने महल में जाना होगा, जहां उसका सामना फिर उसी दरिंदे से होगा जिसके कारण रूही के गुलाबी ख्वाब काले डरावने सपनों में बदल गए थे। और अगर उस दरिंदे ने कल रूही को चुन लिया तो राजमहल की घुटन उसके अस्तित्व को शायद हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दास के घर। अगले दिन महल के लिए निकलते वक्त रूही के माता पिता ने कोशिश की कि युवराज को रूही के बजाय विभा पसंद आ जाए, इसलिए उन्होंने विभा को ज्यादा तैयार किया था, जबकि रूही के तो बाल भी बनवा दिए गए थे ताकि खुले बाल देखकर युवराज का उस पर ध्यान ना जाए। बड़ा बनने की चाह ने विभा को हमेशा बड़े लोगों के बीच रखा था। वो महल के रहन सहन में आसानी से घुल मिल जाती। वहीं रूही इन सब चीजों से कोसों दूर रहना पसंद करती थी। माँ ने घर के सारे दरवाजों को जल्दी से बंद किया और पूरे परिवार ने उस आलीशान बग्घी के अंदर कदम रखा, जिसकी सवारी वो कभी न कर पाते अगर युवराज उनके लिए इसका इंतजाम न करते। अड़ोस पड़ोस में कानाफूसी होने लगी कि आखिर दामोदर दास के घर महल की बग्घी आई क्यों। बग्घी पूरे परिवार के साथ महल के लिए निकल पड़ी। लड़कियों, हम राजमहल जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के तौर तरीकों का ध्यान रखना। माँ ने दोनों लड़कियों को समझाया। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ माँ। माँ ने रूही की तरफ देखा, जिसकी आवाज में एक फीकापन था। वो रूही की हालत समझ रही थी। परेशान दिख रही रूही के विपरीत विभा बहुत खुश लग रही थी। वो हमेशा से महल में रहकर महंगी चीजें खरीदना और रईस लोगों के बीच जाना चाहती थी। आज शायद उसका ये सपना साकार होने जा रहा था। आखिरकार सब महल पहुँचे और रूही का परिवार महल के प्रवेश द्वार के सामने गाड़ी से नीचे उतर गया। एक नौकर बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। मेरे पीछे आइए। उस आदमी ने सिर झुकाकर स्वागत किया और वो उन्हें महल के अंदर लेकर जाने लगा। महल के अंदर पूरा परिवार उस नौकर के पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने ये रास्ता पहले भी देखा था, पर उत्सव के दिन वो रास्ता लोगों से खचाखच भरा हुआ था और आज बिल्कुल खाली। दीवारों पर युवराज के पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें और इतने बड़े महल को देखकर माँ ने पिताजी से सवाल किया, आपको क्या लगता है यहाँ कितने लोग रहते होंगे? पर रूही के पिता तो महल को निहारने में इतने खोए थे कि उन्हें माँ की बात सुनाई भी नहीं पड़ी। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुँचे, रूही ने देखा कि उसकी माँ बोलते बोलते चुप हो गई थी।
और हिम्मत के लिए रूही के पिता का हाथ थामे हुई थी। रूही भी घबराकर ये सोचने लगी कि न जाने ये नौकर उन्हें कहाँ लेकर जा रहा था। आखिरकार वो नौकर एक बड़े नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने दरवाजा खोला और परिवार को अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठ जाइए, युवराज जल्द ही आपसे मिलेंगे। नौकर उन चारों को कमरे में अकेला छोड़कर अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। दरवाजा एक बार फिर खुला और एक लंबे कद का आदमी अंदर आया। उसके पूरे बाल थे और लाल आंखें, पर यमन जैसी गहरी लाल नहीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने बारे में कहा, मैं सिराज हूँ, युवराज का करीबी। उसने कुर्सियों की ओर अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आप लोग बैठ जाइए, युवराज बस आने ही वाले हैं। रूही के पिता ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, जी धन्यवाद। सिराज ने पूछा, मुझे आशा है कि आप लोगों को सफर में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जिस पर रूही की माँ ने तुरंत जवाब दिया, सफर अच्छा रहा, हमारे लिए बग्घी भेजने के लिए धन्यवाद। तभी सिराज को किसी की आहट हुई और वो फुर्ती से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ। जब कमरे का दरवाजा फिर से खुला तब रूही को सिराज की आवाज सुनाई पड़ी, हाय युवराज। रूही ने युवराज की ओर देखने से पहले उसके महंगे जूतों पर गौर किया, जिसने यमन के पैरों को छुपा कर रखा था। उसके शरीर पर महंगे कपड़े थे, ऐसे कपड़े जो पूरे परिवार ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसका लंबा कद, चौड़े कंधे, चमकता चेहरा और उसके होठों का हल्का गुलाबी रंग किसी भी लड़की को उसका दीवाना बना दे। जब उसकी लाल आंखें रूही की भूरी आंखों से मिली तो यमन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, पर उसकी मुस्कुराहट में रूही को आने वाले खतरे की भनक लग रही थी। वो कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो रूही के परिवार के लिए काफी थी। अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठते हुए उसने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, बैठिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जिसके बाद सब लोगों ने उसके आदेश का पालन किया। किनारे पर बैठे रूही के पिता ने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाकर यमन से कहा, हमें दावत का न्योता देने के लिए धन्यवाद युवराज। जिस पर युवराज ने रूही की ओर देखते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि इस दावत के बाद हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। रूही उसकी नजर से थोड़ी सहम गई थी। भले ही रूही को युवराज से मिले कुछ ही समय हुआ था, पर वो अपने सीने में बेचैनी महसूस करने लगी थी और तुरंत घर वापस जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। ऐसा ही एहसास उसे उत्सव के दिन भी हुआ था और उस दिन रूही की दुनिया में उथल पुथल मच गई थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान दिख रही थी। यमन ने ये सब तो देखा ही, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ देखा। हालांकि शुरुआत में उसकी नजर सिर्फ रूही पर नहीं टिकी थी, लेकिन फिर भी यमन ने उसकी हर बारीकी पकड़ ली थी। ये भी कि रूही के घर वालों ने उसके बाल बंधवा कर रखे थे और विभा के बाल खुले। रूही के मुकाबले उसकी बहन विभा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और उसके बाल खुले छोड़ दिए गए थे ताकि वो रूही से ज्यादा खूबसूरत दिखे। यमन विभा की आंखों में उत्सुकता देख पा रहा था, पर उसने मुस्कुराकर तुरंत अपना सिर मोड़ लिया और वो गौर से रूही को देखने लगा। उसने देखा कि रूही का चेहरा पीला पड़ रहा था और वो डर के मारे कहीं और ही देख रही थी। ये सब देखकर युवराज के होठों पर एक हल्की सी हंसी छूट गई, जिससे हर कोई उसकी ओर हैरानी से देख रहा था कि उसे किस बात पर हंसी आ गई थी। युवराज ने मुड़कर रूही के पिता से कहा, मैंने सुना है कि आप लकड़ी का व्यापार करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे संभालते हैं इसे, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लकड़ी काटने के लिए तो काफी ताकत की जरूरत होती है और आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। अपनी माँ और बहन के बीच बैठी रूही ने उस आदमी की ओर देखा जिसने अभी उसके पिता की ताकत पर सवाल उठाया था। उसकी आवाज ने रूही को वो समय याद दिला दिया जब गलियारे में सिर्फ यमन और वो थे और वो नहीं जानती थी कि उसके सामने महल का युवराज खड़ा था। युवराज ने रूही के पिता से कहा, मैं बाजार में ही आपको एक अलग दुकान भेंट करना चाहता हूँ ताकि आप आराम से काम कर सकें। इसके अलावा 3 आदमी भी दूंगा जो जंगल से लकड़ी काटने और उन्हें जुटाने में आपकी मदद करेंगे। युवराज के इस बड़े दिल से सभी खुश हुए सिवाय रूही के, क्योंकि वो जानती थी कि जरूर इसके पीछे युवराज की कोई चाल होगी। पर रूही ये भी जानती थी कि उसके पिता के लिए इस उम्र में अकेले काम करना कितना कठिन था। युवराज की बात में सच्चाई थी।
पिता के पास अब वैसी ताकत नहीं थी जैसी पहले कभी हुआ करती थी। रूही के पिता ने खड़े होकर युवराज की सराहना करने के लिए अपना सिर झुकाते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है युवराज। जिस पर यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। चलिए हम दावत शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को जोरों की भूख लगी होगी। इतना कहकर उसने सिराज की तरफ देखा, जिसने अपना सिर झुकाकर यमन के आदेश का पालन किया। दासियों ने चांदी की थालियों में खाना लाना शुरू किया। इतना खाना जिसमें शायद पूरा नगर पेट भर के खा लेता। रूही ने जैसे यमन की तरफ देखा, उसका शरीर जमने लगा और उसका दिल धड़कता हुआ उसके गले तक आ गया, क्योंकि युवराज उसे ही देख रहा था। रूही को परेशान होता हुआ देखकर यमन को अंदर ही अंदर मजा आ रहा था। फिर उसने रूही की बहन विभा से बात करना शुरू किया। तभी रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने उसे शांत करने की कोशिश भी की, पर परिवार पर मंडराते खतरे को वो काबू नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर विभा जो मुस्कुराते हुए यमन से बात कर रही थी, उसे लगा यमन ने पत्र में उसका ही जिक्र किया था। युवराज के साथ अपनी इसी बातचीत के दौरान विभा ने कहा, मैं और रूही गांव के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, काबिले तारीफ। विभा ने आज तक किसी युवराज को इतने करीब से नहीं देखा था। वो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसका सपना उसे सच होते दिख रहा था। शायद उसकी किस्मत में कोई ऐरा गैरा राजकुमार नहीं, बल्कि खुद युवराज यमन का नाम लिखा था। इस दौरान रूही की नजरें दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जिसमें उसने वैसा ही जानवर देखा जैसा उसने उत्सव के दिन देखा था। तभी युवराज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, दिलचस्प तस्वीरें हैं ना? रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, बेशक युवराज। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि युवराज उससे ज्यादा बात करे। जब युवराज से बात करने की बारी आई तो रूही के परिवार वाले सावधानी बरत रहे थे, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते थे जिससे युवराज बुरा मान जाए और उन्हें सजा सुना दे। तभी विभा ने देखा कि रूही पर नजर गड़ाए यमन के सामने केवल एक ग्लास शराब रखी गई थी। इसे देखकर विभा ने उससे सवाल किया, क्या आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे युवराज? युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके मामले में दखल दे, इसलिए उसने विभा से कहा, मेरा जब मन करेगा तब खाऊंगा। इस जवाब के साथ यमन ने विभा को बता दिया था कि उससे कोई बेफजूल के सवाल ना किए जाए। जब युवराज सामने रखा शराब का ग्लास उठाकर अपने होठों पर लाया तो उसकी नजर रूही पर गई, जो दूसरे छोर पर बैठी थी, जिसने जानबूझकर अपनी बहन विभा को युवराज के पास बैठने दिया था। तभी एक दासी ने आकर परिवार वालों से पूछा, और कुछ लेंगे आप लोग? पहले से मौजूद इतने खाने के बाद भी कुछ मंगवाने के सवाल पर रूही को हंसी आ गई, पर जैसे ही रूही की मुस्कान यमन ने देखी, उसकी ग्लास पर पकड़ और मजबूत हो गई। यमन पूरे वक्त रूही को खाना खाते देख रहा था। रूही ने बहुत बार इस बात पर गौर भी किया, पर बेचारी रूही उन लाल आंखों की तरफ ज्यादा ना देखते हुए चुपचाप अपना खाना खाती रही। तभी सिराज ने रूही की माँ को जताया, आपने अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया है। आमतौर पर नगरवासियों को दावत में खाने की इतनी तहजीब नहीं होती। उसकी माँ ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, शुक्रिया। जिसे सुनकर सिराज ने उन्हें देखते हुए एक मुस्कान दी, जिस पर रूही को शक हुआ कि न जाने इस मुस्कान में कितनी सच्चाई थी। युवराज यमन और सिराज दोनों की आंखें लाल थी। गांव में हर कोई जानता था कि लाल आंखों पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि राजमहल के लोग किसी खतरे से कम नहीं थे। पर चूंकि ये पहली बार था जब रूही का परिवार किसी लाल आंखों वाले से मिल रहा था, उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी यमन ने ग्लास से एक और घूंट लेते हुए पूछा, आपके कोई और रिश्तेदार हैं? रूही के पिता ने उसे देखते हुए कहा, जी मेरी एक बहन है जो अपने पति और 2 बेटों के साथ हमारे घर के पास ही रहती है। ये सुनकर युवराज ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, परिवार के लोगों का पास में होना बहुत अच्छा होता है। इस बात पर रूही ने अपने पिता को सिर हिलाते हुए देखा। उसके पिता ने यमन से सवाल पूछा, सही कहा आपने युवराज, क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं? यमन ने ग्लास को एक तरफ रख दिया, जिसमें अभी भी शराब बची थी, और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे लाया और कहा, सिर्फ मैं हूँ, बिल्कुल अकेला। लेकिन एक बार मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं
तो हम सब एक परिवार बन जाएंगे। इतना सुनने पर रूही को ऐसा लगा जैसे वो एक बर्फ से जमी झील के बीचों बीच खड़ी थी, जिसकी बर्फ काफी नाजुक थी। एक गलत कदम और वो नीचे ठंडे पानी में होगी। वो अब जल्दी घर जाना चाहती थी, इससे पहले कि उसकी चिंता और बढ़ जाए। जैसे ही पूरे परिवार का खाना खत्म हुआ तो राजा ने आखिरकार वो बात करनी शुरू की जिसके लिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जैसा कि पत्र में लिखा था, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो यहाँ महल में रहकर यहाँ के तौर तरीके सीख ले। युवराज के शब्दों को सुनकर रूही की माँ के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जिसे देखते हुए युवराज ने आगे कहा, उसके यहाँ रहने की चिंता मत कीजिए, उसे यहाँ रानी का दर्जा दिया जाएगा। हमारे पास बहुत सी दास दासियां हैं जो उसका ख्याल रखेंगे। उसे सिर से पांव तक सोने के जेवरातों से ढक दिया जाएगा। वो सबसे अच्छे कपड़े पहनेगी, जिसकी शुरुआत अभी से कर दी जाएगी। ये सुनकर रूही के पिता ने अपनी आवाज में आश्चर्य के साथ पूछा, अभी मतलब? रूही के पिता ये जानते थे कि युवराज उनकी बेटी में दिलचस्पी ले रहा था, पर अभी वो अपनी बेटी से बिछड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। पर युवराज ने तो ठान लिया था। उसने आराम से पीछे टिकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अच्छे काम में कोई देरी होनी चाहिए। शादी के पहले हम हर चीज का ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर रूही के पिता झट से आगे आए और उन्होंने युवराज से विनती की, युवराज हमें कुछ समय दे दें ताकि हम इस विवाह के लिए अपनी बेटी से उसकी राय मांग सके। पिता की बात को काटते हुए युवराज ने कहा, दामोदर जी, मैं आपसे पूछ नहीं रहा था। यमन की बात सुनकर रूही की हथेलियां पसीने से तरबतर हो गईं और दूसरी तरफ विभा का महल में रहने के लिए उत्साह और बढ़ गया। उसे लगा कि यमन जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था और आखिरकार यमन ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से दामोदर दास की बेटी रूही इसी महल में रहेगी। युवराज का ऐलान सुनकर विभा ने अपनी भौवें सिकोड़ ली। रूही? या फिर उसने कुछ गलत सुना था? युवराज ने उससे बात की ताकि उसकी बहन से, जो आज उसकी तुलना में कम तैयार थी, पर उसके बावजूद उसने रूही का नाम लिया। इसी बात से परेशान रूही के पिता को अपने माथे पर पसीना महसूस हुआ। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। युवराज की नजर उनकी लाडली रूही पर ही थी। तभी माँ ने अपने हुक्म का इक्का फेंका, युवराज, सच ये है कि रूही की किसी और से शादी होने वाली है। मैं आपसे निर्णय बदलने के लिए गुजारिश करती हूँ। मेरी बेटी विभा रूही से कहीं ज्यादा काबिल है और उसे राजमहल के तौर तरीके सीखने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। युवराज ने रूही की सहमी हुई आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में उसकी माँ से कहा, शादी तोड़ दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहीं रूही अपने दिमाग को वश में नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे थे। आज तक जो जिंदगी वो जीती आ रही थी, युवराज ने एक चुटकी में उसे खत्म कर दिया था। महल के अंदर ना तो रूही युवराज से दूर भाग पाएगी और ना ही उस खौफ से जो उसे यहाँ रहने पर महसूस होगा। उसने फिर अपने माता पिता की ओर परेशानी भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो तो इस उम्मीद से आई थी कि शायद उसके माता पिता उसे इस मुसीबत से निकाल सके। उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो यहाँ शादी के इरादे से आई थी और जिसकी उम्मीदों पर युवराज के ऐलान ने पानी फेर दिया था। रूही सोच में पड़ गई कि अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। युवराज के ऐलान पर पूरा परिवार चौंक गया था। जैसा उन लोगों ने सोचा था, यमन वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने तो ठान लिया था कि वो रूही को अपना बनाकर ही रहेगा। रूही का परिवार परेशानी में था, लेकिन फिर भी रूही की माँ ने यमन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, युवराज, पर हम लोग लड़के को शादी का वादा कर चुके हैं। लेकिन यमन तो किसी की एक न सुनने वाला था। उसने रूही की माँ से साफ शब्दों में कहा, सिर्फ वादा ही किया है ना, शादी तो नहीं, वादा तोड़ देना। हालांकि माँ ने युवराज से झूठ बोलने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि वो उनसे वादा तोड़ने के लिए कह देगा। वहीं विभा
अभी भी सदमे में थी कि राजा ने उसकी बहन को चुना, ना कि उसे, जबकि विभा महल में तारपुर की रानी बनकर रहना चाहती थी। रूही तो सिर्फ एक साधारण जीवन बिताने को तैयार थी, फिर उसे ये डर जा क्यों? आज भी सुबह से उठकर विभा तैयार हुई थी युवराज को रिझाने के लिए, और जब दावत के पहले युवराज उससे बातें कर रहा था तो उसे लगा कि युवराज उसे ही चुनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि युवराज ने उसकी बजाय रूही को चुन लिया। युवराज ने एक तीर से कई निशाने मार दिए थे। पूरा परिवार सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर मुस्कुराता हुआ यमन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो कक्ष से बाहर जाने लगा, रूही की माँ ने एक आखिरी गुहार लगाते हुए कहा, युवराज, रूही उस आदमी से प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने इन दोनों की शादी करने का भी सोच रखा है। आप जरा सोचिए ना, दोनों कितने दुखी हो जाएंगे अगर। यमन ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, इससे कहीं ज्यादा दुख तब होगा जब उस आदमी का सिर भाले पर लटका होगा। इस पर रूही की आंखें सदमे से बड़ी हो गई। युवराज ने उसके प्यार को मारने की बात करके उसे अंदर तक हिला दिया था। माँ ने भी ये सुनकर कुछ और कहना सही नहीं समझा। वो जान गई थी कि युवराज किसी भी कीमत पर रूही को अपने साथ रखना चाहता था। युवराज ने रूही की ओर देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें महल में कोई तकलीफ नहीं होगी, और अब जब तुम इस महल की रानी बनने वाली हो, मुझे यकीन है कि तुम अपनी समझदार बहन से रानी बनने की क्या अहमियत होती है ये समझ लोगी। क्यों, सही कहा ना विभा? उसने विभा को देखने के लिए अपना सर घुमाया, जो उसे देखकर हामी भरने के लिए चेहरे पर एक नकली मुस्कान ले आई। युवराज ने सबको समझाते हुए आगे कहा, आप लोगों को तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हर दिन नहीं होता कि एक आम परिवार हमारे साथ दावत पर बैठे। सोचिए, आपकी गरीबी के बावजूद मैं आपकी बेटी को इस साम्राज्य की रानी बनाने को तैयार हूँ। युवराज का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। रूही और उसके माता पिता इस रिश्ते से बिल्कुल सहमत नहीं थे, और वो युवराज से ये कैसे कहते? रूही ने तो इस वक्त उस लम्हे को श्रापित मान लिया था जब उत्सव में युवराज की नजर उस पर पड़ी थी। रूही की आंखें माता पिता से मदद की भीख मांग रही थी। वो जानती थी कि महल में उस पर युवराज का खतरा मंडराता रहेगा। यही उसने उदास होकर उनसे कहा, है यार, नहीं रहना चाहते। रूही के पिता को उम्मीद थी कि शायद युवराज रूही को उदास देखकर उसकी बात मान लेगा। बेटी को दुखी होता देख रूही के पिता ने बोलने की हिम्मत की, युवराज, हम अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहेंगे। हम आज उसे घर ले जाते हैं और शादी के वक्त वापस महल में ले आएंगे। युवराज ने मुस्कुराते हुए तुरंत इनकार कर दिया। नहीं। ये कहकर उसकी आंखें रूही की मासूम भूरी आंखों से मिली और उसने देखा कि बिना कुछ बोले रूही उससे वहां ना रहने की गुजारिश कर रही थी। इसके बावजूद युवराज ने घोषणा की, रूही यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। यमन ये जानता था कि रूही को महल से जाने देने का मतलब उसे हिमिर की बाहों में भेजना होगा, पर वो ये भी जानता था कि हिमिर उसे वो सब कभी नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार थी। युवराज ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आप लोगों के पास 10 मिनट है, अपनी बेटी को विदा कीजिए। सिराज आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। हमारी बग्घी आप लोगों को घर तक छोड़ देगी। कोई चाल मत चलिएगा। हमारी रानी को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके परिवार वालों को बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। ये कहकर यमन वहां से चला गया, जिसके बाद सिराज भी उसके पीछे पीछे दावत कक्ष से बाहर हुआ। अब वहां सिर्फ रूही और उसका परिवार था। वो महसूस कर सकती थी कि सब कितने घबराए लग रहे थे। वो उठकर दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास गई और रोते हुए उनके गले लग गई। रोते रोते उसने अपने परिवार से कहा, माँ, पापा, मुझे यहाँ मत छोड़िएगा। उसके माता पिता उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन यमन ने ऐलान कर दिया था। रूही को उसकी माँ की आंखों में लाचारी दिख रही थी। उसके माता पिता दुविधा में थे, क्योंकि वो उसे यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। आज तक परिवार हर खतरे से उसकी रक्षा करता आया था, पर इस बार वो लाचारी में कुछ नहीं कह पा रहे थे। रूही खौफ के एक ऐसे सांप के चंगुल में फंस चुकी थी जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और उससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। पर रूही अब भी घर जाना चाहती थी। उसे महल में बिल्कुल नहीं रहना था। इस चिंता को वो अपने रुआ से गले में महसूस कर पा रही थी।
उसके पिता युवराज के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि वो सिर्फ लकड़ी के एक छोटे से व्यापारी थे। रूही ने नम आंखों से अपनी माँ से कहा, माँ, उस आदमी की बात मत सुनिए, मैं आप लोगों के साथ घर जाऊंगी। उसकी माँ ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कोशिश की थी कि युवराज को समझाए, पर युवराज तो सबकी उम्मीदों से परे निकला। उसने तो किसी को तवज्जो ही नहीं दी। रूही की माँ ने रूही के गालों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, बेचारी मेरी बच्ची, इसमें हमारी गलती है कि हम गरीब और लाचार हैं। उनकी आंखों में बिछड़ने का दुख था, क्योंकि वो जानती थी कि रूही ऐसा कुछ कभी नहीं चाहती थी। उन्होंने रूही का दिल रखने के लिए आगे कहा, बेटा रूही, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अब तुम रानी बनने वाली हो ना, तुम फिक्र मत करो, हम युवराज से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रूही ने रोते हुए फिर माँ से कहा, माँ, पर मैं रानी नहीं बनना चाहती, नहीं रहना चाहती यहाँ। उसकी माँ ने ये सुनकर उसे गले लगाते हुए कहा, जानती हूँ बेटा, हम जरूर कोशिश करेंगे, तुम उम्मीद मत खोना, देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उसकी माँ ने आंसू बहाते हुए रूही को दिलासा देने की कोशिश की। वहीं उसके पिता हारे हुए दिख रहे थे। वो उस हार को किसी और पर थोपना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संभाला। माता पिता की हालत देखकर रूही अपनी बहन विभा की ओर मुड़ी, जिसने युवराज के ऐलान के बाद से अब तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वो आगे बढ़कर अपनी बहन के सामने जाकर खड़ी हुई, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। रूही ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, विभा, युवराज को समझाओ ना कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। विभा गुस्से में तुरंत उसकी ओर मुड़ी और उसका हाथ झटकते हुए कहा, यही तो चाहती थी ना तुम। विभा के सवाल ने रूही को उलझन में डाल दिया। विभा ने आगे कहा, मुझे पता है, अंदर ही अंदर तुम हमेशा महल में रहना चाहती थी। शादी का बहाना करते हुए इतना बड़ा हाथ मारा तुमने, और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। रूही ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम अच्छे से जानती हो मुझे कभी इन चीजों का शौक नहीं था। विभा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए रूही से कहा, अब तो सच सामने आ गया है, अब तो ये नाटक बंद करो। मेरे से प्यार का बहाना करते हुए सीधा युवराज के बिस्तर पर जाने का इंतजाम कर लिया है तुमने। तभी उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, विभा। विभा ने माँ को देखा और फिर रूही की तरफ वापस मुड़कर कहा, अगर तुम्हारी सच में इच्छा नहीं होती तो तुम यहाँ आती ही नहीं, युवराज को भी मना कर देती। पर नहीं, तुम्हें तो बेचारी दुखियारी होने का नाटक करना है। उसकी बातें सुनकर रूही को बहुत दुख हो रहा था, पर विभा ने अपनी बात जारी रखी। क्यों रो रही हो तुम? सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, जो कुछ भी मुझे चाहिए था बचपन से। पहली बार मैं अपने सपने को पूरा करने के इतने करीब थी, और तुमने झपट्टा मार के उसे मुझसे छीन लिया। रूही ने रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की, विभा, तुम मेरी बहन हो, मैं क्यों तुमसे तुम्हारे सपने छीनना चाहूंगी। जिसे सुनकर विभा ने भी आंसू बहाते हुए रूही से कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया और आखिर में मुझे ये सिला मिला, अपनी ही बहन से धोखा। रूही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के मन में उसके लिए इतना जहर भरा हुआ था। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद विभा अपनी परेशानी का गुनहगार रूही को ठहरा ही चुकी थी। गुस्से में विभा ने जरा भी नहीं सोचा कि उसकी बातें उसके परिवार को कितना दर्द दे रही थी। आंसू रोकते हुए विभा ने रूही से सवाल किया, सच बता, कैसे रिझाया तुमने युवराज को? कुछ तो किया होगा तुमने, जो वो तुम पर इतना लट्टू हो रखा है। रूही ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो युवराज से दूर जाना चाह रही थी। रूही उसे समझाना चाह रही थी कि विभा जिस गुनाह का गुनहगार उसे मान रही है, वो गुनाह रूही ने किया ही नहीं था। तभी रूही की माँ ने उसका साथ दिया और कहा, रूही सही कह रही है विभा, वो कभी ऐसा कुछ नहीं चाहेगी। उसका युवराज से विवाह करने का कोई इरादा नहीं था, उसे तो हिमीर से प्यार है।
अचानक विभा के चेहरे पर एक खोखली हंसी दिखाई पड़ी। आपको सच में ऐसा लगता है माँ? जरा याद कीजिए, प्रथा के दौरान जब रूही के लिए झगड़ा होने लगा था तब वो चुपके से कहीं चली नहीं गई थी। पूछिए इससे, वो कहाँ और क्या करने गई थी? क्योंकि जब ये वापस आई तो युवराज ने ये ऐलान किया कि ये नगर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। गायब होकर? ऐसा क्या किया तुमने युवराज के साथ कि वो तुम्हारा दीवाना बन गया? विभा को ये सवाल कुछ दिनों से परेशान कर रहा था, जो गुस्से में उफनता हुआ बाहर निकला। बेटियों को झगड़ता देखकर रूही के पिता ने विभा पर चिल्लाते हुए कहा, बस विभा, अब एक शब्द और नहीं। रूही महल देखने गई होगी और अब तुम उसे दोष देना बंद करो। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि युवराज ने तुम्हें ना चुनकर तुम्हारी बहन को चुन लिया। इतनी देर में तुमने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी बहन पर क्या बीत रही है। तुम्हें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है। इस पर विभा एक बार फिर रोते हुए रूही की ओर मुड़ी और कहा, खुश हो गई अब तुम? माँ पापा से मुझे डांट खिलवाकर, मेरे सपने पैरों तले कुचल कर। इतने में दावत कक्ष का दरवाजा खुला और सिराज अंदर आया। अंदर चल रही इस बहस से अनजान उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, बग्घी बाहर आपको और आपके परिवार का इंतजार कर रही है दामोदर जी। रूही इस वक्त सदमे में थी। उसे ना सिर्फ महल में रहने की परेशानी थी, बल्कि जिस बहन के साथ वो बचपन से रही, जिसकी खुशियों के लिए रूही ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी बार उसकी देखभाल की, आज उसी बहन ने उस पर झूठ बोलने का और युवराज को अपने प्यार में फंसाने का आरोप लगाया था। बाहर खड़ी बग्घी में बैठने के लिए सबसे पहले विभा ने चलना शुरू किया। उसकी तेज चाल और चेहरे पर दिखता गुस्सा बता रहा था कि वो अपनी बहन को अलविदा भी नहीं कहने वाली थी। कल रात वो बहुत मुश्किल से सोई थी, क्योंकि रात भर वो ये सोचती रही कि शायद युवराज ने उसे पसंद कर लिया था और युवराज ने पत्र में जिस बेटी का जिक्र किया था वो विभा खुद थी। लेकिन कौन जानता था कि उसकी बहन बिना कुछ करे विभा के सपनों के टूटने का कारण बन जाएगी। यही सब सोचते हुए वो दावत कक्ष के दरवाजे से बाहर चली गई। वहां से जाना जितना आसान विभा के लिए था, उतना ही मुश्किल उसके माता पिता के लिए था, जिन्होंने हमेशा अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार दिया। बहुत सी चीजें ना होने के बावजूद वो सब खुश थे। ये उन दोनों की ही जिद थी जिसके कारण रूही और विभा उस प्रथा का हिस्सा बने थे। पर उन दोनों ने तो सिर्फ इतना ही चाहा था कि दोनों बेटियों की जिंदगी खुशहाल हो जाए। पर आज युवराज ने अपने एक निर्णय से चारों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। रूही ने आंसू बहाते हुए अपनी बहन को वहां से जाते देखा। अब बारी थी उसके माँ और पिता की जाने की। उसने आखिरी बार उनकी ओर देखकर विनती की, माँ ले जाइए ना, मुझे भी नहीं रहना मुझे यहाँ। बेटी को रोता देख माँ ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धीरे से दबाते हुए कहा, हम तुम्हें पत्र लिखेंगे बेटा, वापस जरूर लिखना। जहाँ माँ इतना कह पाई थी, वहीं उसके पिता ने केवल उदासी में अपना सर हिलाया और आखिरकार दोनों रूही को अकेले इस बड़े सुनहरे पिंजरे में छोड़कर अपने घर चले गए। रूही महल में बिल्कुल अकेली थी। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, रूही को लगा कि उसने फिर कोई बुरा सपना देखा। उसके चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने सपनों में बहुत बार खुद को महल में अकेला पाया था, पर आज वो सपना नहीं देख रही थी। आज वो अपने बुरे सपने को जी रही थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए शो के साथ। हुए तब तक देखा जब तक वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई। बहन की बात से रूही को बहुत चोट पहुंची थी। वो दर्द में डूबी ये सोचती रही कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। तभी वहाँ एक दासी पहुंची और उसने कहा, राजकुमारी, युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। रूही ने उसकी बात को सुनकर अपना सिर घुमा लिया। उनसे कह दो मैं घर जाना चाहती हूँ। दासी ने रूही को महल में पहली बार देखा था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। युवराज ने दासी को आदेश दिया था कि रूही को दरबार में पेश किया जाए, पर वो तो घर जाना चाहती थी। दासी ने हिचकिचाते हुए ये बात दरबार पहुंचकर युवराज को बताई। युवराज, मालकिन कह रही हैं कि वो घर जाना चाहती हैं।
ये कहते हुए दासी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो युवराज को देखे। यमन की नजर उस दासी पर पड़ी जो अपना सर झुकाकर दरबार में खड़ी थी। यमन ने दासी को जाने का इशारा करते हुए कहा, उनसे कह दीजिए ये युवराज का आदेश है, अगर वो इसका पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें आज रात मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोना होगा। ये बात जैसे ही दासी ने जाकर रूही को बताई, वो तुरंत दरबार के लिए निकली और यमन की उम्मीद के मुताबिक कुछ ही मिनटों में दासी के साथ दरबार पहुंच गई थी। उसकी निगाहें गुस्से से यमन को घूर रही थी। अगर रूही की जगह कोई और होता तो यमन उसे कड़ी सजा देता, पर चूंकि ये रूही थी, यमन को उसका क्रोध भी अच्छा लग रहा था। यमन के पास बैठे मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आया, आखिर क्यों युवराज ने इस लड़की को दरबार में बुलाया था। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि युवराज से कुछ पूछ सके। रूही को देखते हुए एक छोटी सी मुस्कान यमन के होठों पर छा गई। इतने दिनों से उसे जिस चीज की चाहत थी, वो आज उसके सामने खड़ी थी। युवराज रूही को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। दरबार में तुम्हारा स्वागत है रूही। आज उसकी आवाज दरबार में गूंज रही थी। रूही ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे घर जाना है युवराज। ये कहने के बाद उसने देखा कि यमन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसने उसे अब बेचैन कर दिया था। न जाने वो क्या सोच रहा था। तभी युवराज ने कहा, बेशक आप घर जा सकती हैं, पर अभी नहीं। फिलहाल के लिए आप महल में रहिए, घूमिए, आपकी हर जरूरत के लिए दास दासियां हैं। मुझे यकीन है कि आपको महल की जिंदगी पसंद आएगी। ये सुनकर रूही ने तुरंत युवराज से कहा, लेकिन मैं महल में नहीं रहना चाहती। पर युवराज तो किसी भी हाल में रूही को वहां रखना चाहता था। उसने अपने तरीके से समझाने का फैसला किया। क्यों दुख देना चाहते हैं आप अपने परिवार को? जरा उनके बारे में भी सोचिए। आपके पिता बूढ़े हो रहे हैं, जानती हैं हमारा तोहफा लौटाना कितना भारी पड़ सकता है उनको। पिता का जिक्र होते ही रूही की आंखें नम हो गईं। युवराज ने उसे देखते हुए कहा, जब तक आप यहाँ रहेंगी, आपके पिता और परिवार को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये आपसे हमारा वादा है। रूही जानती थी कि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, न जाने कब तक वो ये लकड़ी का काम कर पाए। मगर उसके साथ रूही को महल में बांधे रखना गलत था, इसलिए रूही किसी भी हाल में महल से निकलना चाहती थी, जिसके कारण उसने युवराज से कहा, अगर मैं अपने घर में होती तो लकड़ी काटने और इकट्ठा करने में बाबा की मदद कर देती। युवराज की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने पलटकर सवाल किया, क्या आपके कहने का मतलब है कि आप जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करेंगी? ये सुनकर कमरे में मौजूद लोगों की अचानक हंसी छूट गई। युवराज ने अपनी बात जारी रखी, मैं जरूर देखना चाहूंगा कि आप कैसे लकड़ी काटेंगी। एक कुल्हाड़ी और लकड़ी का टुकड़ा लाया जाए। युवराज का आदेश सुन रूही का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोश में कह दिया था कि वो अपने पिताजी की मदद करेगी, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि युवराज सबके सामने उसे लकड़ी काटने को कहेंगे। इस वक्त दरबार में 10 से ज्यादा लोग थे, जिनकी नजर रूही पर गड़ी हुई थी। सब ये देखना चाहते थे कि कैसे ये सुंदर लड़की नाजुक बाजुओं का इस्तेमाल करके लकड़ी के 2 टुकड़े करेगी। उनके चेहरे पर हंसी बरकरार थी। उन्हें लगा कि युवराज नगर की किसी लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। हंसी का पात्र बनती रूही युवराज को गुस्से से देख रही थी। तभी किसी मंत्री ने कहा, बदतमीज लड़की, युवराज को गुस्से से देख रही है। तभी रूही को एहसास हुआ कि वो ऐसा कुछ करके युवराज का अपमान कर रही थी। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। किसी और मंत्री ने कहा, मेरा मानना है ये लड़की महल में पहली बार आई है। यही वजह है कि उसे यहाँ के अदब और कानून नहीं पता है। ये सुनकर एक लंबे चौड़े 6.5 फीट के सेनापति ने अपनी भारी आवाज में कहा, नगरवासी सिर्फ 2 चीजें करना जानते हैं, राजाओं की जी हुजूरी करना या फिर उन्हें खुश करना। मंत्री के इतना कहते ही वहां मौजूद अन्य मंत्री रूही पर हंसने लगे। बातचीत शुरू करने वाले मंत्री ने अपना सिर झुकाते हुए यमन से कहा, युवराज, हमें नगरवासियों के साथ उन्हें जानने समझने के लिए कुछ दिन बिताने चाहिए। तभी सेनापति ने रूही को देखते हुए कहा, और कुछ रातें भी। जिसे सुनकर फिर एक बार सारे मंत्री हंसने लगे।
यमन ने गौर किया कि दरबार में रूही के लिए क्या क्या बातें बोली जा रही थी, पर उसने उन बातों को नजरअंदाज कर रूही पर ध्यान दिया। उसने देखा कि कैसे रूही ने चिंता में लहंगे के किनारे को कस कर पकड़ लिया था, क्योंकि वो एक नई जगह पर बिल्कुल अकेली और बहुत डरी हुई थी और सब उसका यहाँ मजाक उड़ा रहे थे। तभी दरवाजे से कुछ नौकर अपने साथ एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लेकर अंदर आए। जैसे ही उसने लकड़ी को देखा, रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अपनी हथेलियों में पसीना महसूस हुआ। रूही की बहादुरी ने उसे फंसा दिया था। अब उसे कुल्हाड़ी से लकड़ी के बड़े से टुकड़े के 2 बराबर हिस्से करने थे। रूही ने खुद का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम यह कर सकती हो रूही। तुम्हें बस इस कुल्हाड़ी की धार को जोर से लकड़ी के बीचों बीच मारना है। ये मुश्किल नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। इस दौरान एक नौकर ने फर्श पर लकड़ी का लट्ठा रख दिया था। वहीं दूसरा नौकर, जो कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, रूही का इंतजार कर रहा था। यमन ने रूही से मुस्कुराते हुए कहा, हम जरूर देखना चाहेंगे कि आप कैसे इसे काटती हैं। शुरू कीजिए। रूही ने सांस छोड़ी और मुड़कर नौकर के पास गई। उससे कुल्हाड़ी लेने के बाद उसके पैर कपकपाते हुए लकड़ी की ओर बढ़े। दरबार के सन्नाटे में वो सुन पा रही थी कि वहां मौजूद मंत्री क्या फुसफुसा रहे थे। शायद इससे लड़की को तमीज आ जाए युवराज के सामने बात करने की। जवान लड़कियां सिर्फ खुश करने में माहिर होती हैं। शायद मुझे उसे अपने कमरे में ले जाना चाहिए कुछ चीजें सिखाने के लिए। वहां मौजूद लगभग हर मंत्री रूही का मजाक बनाने में लगा हुआ था। रूही समझ गई थी कि दरबार में बैठे ज्यादातर मर्द गंदी सोच के थे, जिन्हें लड़कियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए नहीं पता था। लेकिन वो इस वक्त किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। कुल्हाड़ी को अपने हाथों से कस कर पकड़कर उसने अपना हाथ उठाया और पीछे तक ले जाते हुए जोर से लकड़ी पर दे मारा। कुल्हाड़ी का वार खाली नहीं गया, पर नतीजा उम्मीद के आसपास भी नहीं था। कुल्हाड़ी लकड़ी पर फंस गई और लकड़ी के 2 टुकड़े नहीं कर पाई। इस पर रूही ने हताश होते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली। जब उसने नजर ऊपर कर यमन को देखा, तो उसने देखा कि यमन लकड़ी के एक लट्ठे को ही देख रहा था। फिर यमन ने सेनापति को देखते हुए कहा, राजवीर, जरा इन्हें बताइए लकड़ी कैसे काटी जाती है। राजवीर, जो कि एक बलशाली सेनापति था, उसने यमन के सामने अपना सिर झुका लिया। फिर एक मुस्कान के साथ उसने रूही से कुल्हाड़ी ली। जब लकड़ी का नया टुकड़ा रखा गया, तो सेनापति ने कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर उस लकड़ी के लट्ठे को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। उसके आसपास के लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। दरबार में मौजूद मंत्रियों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, राजवीर कुछ भी कर सकता है। उसका निशाना सबसे अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो डाकुओं को इतनी आसानी से मार गिराता है। तभी यमन ने देखा कि सेनापति रूही के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने रूही से अपना हाथ उठाते हुए कहा, लड़कियों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। आज रात मेरे कक्ष में आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी जगह अच्छे से बता दूंगा। तभी युवराज ताली बजाते हुए खड़ा हुआ। शाबाश राजवीर, कितनी आसानी से तुमने ये काम कर दिया। तुम तो इनाम के हकदार हो। इतना कहकर युवराज सिंहासन से उठकर सेनापति की ओर चलने लगा। चलते चलते उसने कहा, मुझे खुद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करे कुछ समय हो गया। यमन ने आकर सेनापति से कुल्हाड़ी अपने हाथों में ले ली थी। तभी नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा, युवराज, हमारे पास लकड़ी के लट्ठे खत्म हो गए हैं। युवराज ने रूही की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, उसकी जरूरत नहीं होगी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए सेनापति को बुलाया। राजवीर, सेनापति इनाम पाने के लिए तैयार था। उसने जवाब दिया, जी युवराज। पर उसकी सोच से परे यमन ने कहा, अपना सिर लकड़ी के ऊपर रखो। सेनापति युवराज के आदेश से हैरान होते हुए पूछने लगा, जी युवराज। यमन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसके साथ उसने कहा, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। ये सुनकर जब सेनापति ने दरबार में मौजूद बाकी मंत्रियों को देखा, तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे अब परेशानी में दिख रहे थे। किसी की जबान से अब एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सेनापति को समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। क्या युवराज उसके लकड़ी काटने के तरीके से नाखुश था? यमन को प्रतीक्षा करते देख
ना चाहते हुए भी सेनापति अपने घुटनों पर गिर गया और धीरे धीरे उसने अपना सिर तने की कटी हुई सतह पर रखा। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी। जैसे ही राजा ने कुल्हाड़ी पकड़ी और अपना स्थान लिया, रोही सहित सभी ने अपनी सांस रोककर देखा कि आगे क्या होने वाला है। जब युवराज ने कुल्हाड़ी ऊपर करते हुए लकड़ी पर मारा तो वो कुल्हाड़ी लकड़ी के किनारे से टकराते हुए सेनापति के बालों को काटती हुई निकली। दरबार में पहले जो हंसी का माहौल था वो अब पूरी तरह से गंभीर हो गया था। पसीने से तरबतर सेनापति ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि युवराज ने उसकी जान बख्श दी थी। उसके कटे बाल फर्श पर पड़े थे। उसने शुक्र मनाया कि बालों की जगह उसकी गर्दन नहीं थी। यमन की आंखों की चमक बदली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का जानवर उस पर हावी हो रहा था, पर उसने उसे काबू में लाते हुए कुल्हाड़ी फर्श पर फेंक दी और अपने सिंहासन की ओर जाते हुए कहा, एक बार और हमारी रानी के खिलाफ बात करके देखिए। अगली बार हमारी कुल्हाड़ी सिर्फ बालों तक नहीं रुकेगी। रूही इस राज्य की होने वाली रानी है। उसे छूने या कुछ बुरा करने की किसी की हिम्मत हो तो एक बार हमारे बारे में जरूर सोच लेना। यमन की इस चेतावनी के बाद हर कोई अपना सिर झुकाकर अपनी जगह पर बैठा रहा। फिर उसने सेनापति की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम तो हमें अच्छे से जानते हो सेनापति। उम्मीद है अगली बार समझाना ना पड़े। अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। रूही पूरी तरह सहमी हुई थी। अगर कुल्हाड़ी आधा इंच भी इधर उधर होती तो बालों की जगह सेनापति की गर्दन फर्श पर पड़ी होती। यमन का खौफ रूही ने अच्छे से देख लिया था। अब उससे कुछ भी कहने में रूही झिझक रही थी। रूही को यमन से डर तो लग ही रहा था, पर उसने ये भी देखा कि युवराज ने उसकी खातिर अपने सेनापति और मंत्रियों को चेतावनी दे दी थी। उसकी आंखें फर्श से हटकर यमन की ओर देखने लगी। रूही को लेकर मंत्रियों के दिल और दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे, पर युवराज की चेतावनी के बाद सबने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। भले ही डर के कारण ही सही, सब लोग उसे अपनी रानी मान चुके थे। दरबार के सन्नाटे को महसूस करते हुए युवराज ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? युवराज ने ऐसे सवाल किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने उस मंत्री को बुलाया जिसने रूही का मजाक शुरू किया था। मंत्री जी। युवराज की आवाज सुनते ही उस मंत्री का दिल गले तक आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे लकड़ी पर सिर रखने की बारी अब उसकी थी। मंत्री ने लड़खड़ाते पैरों से खड़े होते हुए कहा, जी युवराज। युवराज ने मंत्री को लड़खड़ाते देखा और पूछा, शराब ज्यादा हो गई है क्या आपकी? जो कहने आए थे वो कह क्यों नहीं रहे? जिस पर मंत्री ने अपने हाथों में एक कागज का टुकड़ा उठाते हुए जवाब दिया, हाँ नहीं युवराज, मतलब हाँ, लगान की बात कर रहा था। पिछले 1 महीने से नगर के किसानों ने लगान नहीं दिया है। उनका कहना है कि फसल अच्छी नहीं हो रही है, पर हमने पता लगाया तो पता चला कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बातचीत करने गए तो कुछ किसान दंगा करने लगे और अब हमारी वसूली में भी अड़ंगा डाल रहे हैं। यमन ने गंभीर भाव से पूछा, नगर के पहरेदार कहाँ हैं? ये सुनते ही मंत्री के माथे पर पसीना आ गया। डरते हुए उसने युवराज को बताया, नगर का वो हिस्सा पहरेदारों की सीमा से बाहर है युवराज। यमन ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में राजवीर आपकी मदद करेंगे। उन्हें सीमा से बाहर जाना बहुत अच्छे से आता है। ये सुनकर डर के मारे दूर खड़े सेनापति ने अपना सिर झुका लिया। तभी यमन ने रूही की तरफ इशारा करते हुए नौकर से कहा, इन्हें इनके कक्ष में ले जाओ। वो नौकर रूही की तरफ बढ़ा। रूही उसके खिलाफ जरूर जाती अगर उसने अपनी आंखों के सामने युवराज के गुस्से की एक झलक न देखी होती। वो अभी भी सदमे में थी, जिसके कारण कुछ कह नहीं पाई। रूही ने यमन को देखा, जिसने उसे एक मुस्कान दी और नौकरानी से कहा, ध्यान रखना हमारी रानी का। जब रूही दरबार से बाहर चली गई, तब यमन ने मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, एक बार और कोशिश करो लगान वसूलने की। अगर नहीं मानते हैं तो सैनिकों की टुकड़ी भेज दो। हमारा सेनापति टुकड़ी के साथ जाकर यह पक्का कर लेगा कि किसान फिर कभी लगान देने से मना ना करें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।